अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी एकेडमिया। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास की जो है ज़रूरत पेश क्यों आई है, वाई वी नीडेड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्म हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास जो एटम का मास है इट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत ही स्मॉल मास है, बिटवीन 10⁻⁻24 टू 10⁻22 ग्राम है। तो इसलिए हम इसको जो है वो मैयर नहीं कर सकते, बट वी कैन मैयर द रेशो ऑफ एटॉमिक मासेस, जिसको हम नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास की। दिस इज़ द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनका एवरेज मास एज़ कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो आपने उस मास को कंपेयर करना होता है, रिलेट करना होता है विद द कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, कार्बन 12 को हमने सेलेक्ट क्यों किया है, इसकी वजह तो ये है हमारे पास कि इट इज़ ईज़िली अवेलेबल। ठीक है, सबसे ईज़िली आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है कार्बन 12 के अंदर जो है वो 12 पार्टिकल हैं जिसके मास को हम लेते हैं, जिसमें से 6 जो है वो प्रोटॉन हैं और 6 जो है वो न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को जो है वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं बेसिकली 12 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसलिए कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड जो है वो लेते हैं। इससे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी हमने स्टैंडर्ड माना था, लेकिन उनको कैरी करना या उनको अवेल करना जो है बहुत ही मुश्किल था, हैंडल करना मुश्किल था। तो इसलिए हमने जो है वो कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लिया है। अच्छा, अब क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, तो हम उसको समझने के लिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है ऐसा मास जो हमने रिलेट करके निकाला हो। ठीक है, जैसे आप नंबर की बात करें तो आप जो है वो कहते हैं जी हमारे पास जो 1 डज़न है, 1 डज़न, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 12 पार्ट्स। मतलब हम आप किसी भी अगर एग की बात करें, आप कहते हैं 1 डज़न एग जो है वो किसके इक्वल हैं, तो आप कहते हैं जी 12 एग्स जो होंगे उसको हम 1 डज़न का नाम देते हैं। तो आपने जो है वो बेसिकली रिलेट किया है यहाँ पे कि 1 डज़न जो है वो 12 आपके पास जो है वो होते हैं। ऐसे ही बाकी यूनिट्स भी आप जो है वो रिलेट करके निकालते होते हैं। तो आप कंसिडर करें जी आपके पास दो कार्बन के 12 एटम हैं, सॉरी कार्बन के 2 एटम हैं, दोनों का मास जो है वो हमारे पास 12 है, और हम इसको किसी बैलेंस के ऊपर रखते हैं। दोनों तरफ आपने जो है वो कार्बन के एटम रख दिए हैं, तो आप देखेंगे कि जो बैलेंस है बिल्कुल एक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। दोनों तरफ आपके पास क्योंकि सेम मास है, तो एक्विलिब्रियम पोजीशन आपके पास यहाँ पे है। अच्छा, इसी तरह आप क्या करें, आप कार्बन जो एक कार्बन का एटम है उसको ब्रेक कर दें इनटू पार्ट्स। ठीक है, कितने पार्ट्स में? 12 पार्ट्स के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा एक कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो 12 पार्ट्स या 12 हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, जिसमें से 6 आपके पास जो है वो प्रोटॉन हैं और 6 ही क्या हैं, न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन भी हैं इसकी सराउंडिंग में, बट इलेक्ट्रॉन के का मास जो है वो बेसिकली प्रोटॉन के मास से 1837 टाइम या 40 टाइम जो है वो कम होता है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली ये 12 आपके पास पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो इसलिए आप ऐसे करें कि कार्बन के एक एटम को आप जो है वो 12 पार्ट्स के अंदर जो है वो ब्रेक कर लें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है कि हमने एक कार्बन एटम को वैसे रहने दिया और दूसरे कार्बन एटम को जो है वो 12 पार्ट्स में इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे अगेन हमारे पास जो बैलेंस है इट विल बी इन एक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि अभी भी हमारे पास दोनों एटम जो हैं उनका मास क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से आपने जो यहाँ पे 12 पार्ट में डिवाइड किया है, आप एक पार्ट को नाम दे सकते हैं ना 1/12 का। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं 1 यूनिट। मतलब कार्बन का जो एक यूनिट है, एक आपने जो यहाँ पे पार्टिकल बनाया है वो 1/12 के इक्वल होगा। कार्बन के टोटल मास का जो 12वां हिस्सा है उसके इक्वल जो है वो होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पे अगर देखें कार्बन के एटम का जो मास है ग्राम में, वो हमारे पास 19.92 10⁻⁻24 ग्राम आएगा। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं इसको? इसको निकालते हैं हम, प्लस करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। अब कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप उन सभी के मैसेज को अगर प्लस करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास 19.92 10⁻⁻24 ग्राम जो है वो एक एटम का मैस आएगा, जिसको वैसे तो मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर हम ये भी कहते हैं कि कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है 6, इनका जो मैस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो हम इसके मैस या इसके नंबर को जो है वो नेगलेक्ट कर देते हैं। मैस को वैसे रहने देते हैं, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब निगलेक्ट करने की रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पर्सन जो हैं, उसमें से एक पर्सन मतलब ए है, एक बी है, एक सी है। एक 500 जो है वो अर्न करता है, दूसरा भी 500 अर्न करता है और तीसरा जो है वो 10 अर्न करता है। तो अगर हम इसमें प्लस करके एवरेज निकालें तो ये हमारे पास 1010 बनेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 336 के राउंड ऑफ जो है वो आएगा, ठीक है। इसका मतलब है एवरेज जो है वो लोग तीनों पर्सन जो है वो 336 कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमारे पास जो फ़र्क आ रहा है, देखिए ये 500 है और ये 336 है, और ये 10 है, ये 336 है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम इस सी वाले की जो अर्निंग है उसको निगलेक्ट कर दें, हम इसको ही कंसीडर करें, तो ये हमारे पास 1000 आ रही है, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सॉरी अर्निंग रहने देते हैं उसकी 1010 कर देते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये 505 आ रहा होगा, ठीक है। एवरेज जो हमारे पास बन रही है 505। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें इन दोनों की अर्निंग में और इस अर्निंग में एवरेज में, तो ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तकरीबन हमारे पास नियरली इक्वल है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास कम वैल्यू है हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। मैस उसका रहने देंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे मैस कंसीडर करेंगे इस टोटल मैस के अंदर, बट उसके जो नंबर हैं हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि जो 12 पार्टिकल हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसका जो मैस है वो हमारे पास 19.92 10⁻⁻24 है। अच्छा, अगर 12 पार्टिकल का जो मैस है वो हमारे पास इतना आया है 19.92 10⁻⁻24, तो इसमें जो एक पार्टिकल है अगर मैं उसका मैस निकालूं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो एक पार्टिकल का जो मैस निकालने के लिए हम 12 को यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और अगर आप 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आएगा 1.66 10⁻⁻24, ठीक है। इसका मतलब 1 पार्टिकल का जो मैस हमारे पास है कार्बन 12 में वो आएगा 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो इसको कहा है ना कि ये 1/12 पार्ट है या 1 यूनिट हमने इसको कहा है, बेसिकली ये 1/12 या जो हमारे पास 1 यूनिट है इसको हम नाम देते हैं AMU का, ठीक है। कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो हमारे पास है उसका यूनिट जो है वो AMU है। तो अब मैंने कहा कि ये जो एक हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, इसको कंसीडर कर ले या ये प्रोटॉन है या ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। और हमने कहा ये 1 यूनिट है और या इसको हम 1 AMU भी कह सकते हैं। और यहाँ हमने ये भी निकाल लिया कि जो एक पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है उसका जो मैस है वो 1.66 10⁻⁻24 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 1 AMU है इट विल बी इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। एक AMU का जो है वो इतने ग्राम मैस होगा, ठीक हो गया। तो अब 12 का जो है वो इतना था, 12 पार्टिकल का या 12 AMU का इतना मैस था, और एक AMU का हमारे पास इतना मैस आया है। अभी तक हमने जो है वो 1 AMU की वैल्यू आइडेंटिफाई की है कितनी होगी। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम बाकी एटम के जो मैसेज हैं वो कैसे रिलेट करके निकालेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखें मैंने एक तरफ जो है वो बैलेंस में नाइट्रोजन का एटम लिया है और एक तरफ जो है वो कार्बन के एटम को लिया है, जिसके अंदर 12 पार्ट्स थे मेरे पास या 12 यूनिट थे, या आप 12 AMU भी उसको कह सकते थे। यहाँ मैंने जब नाइट्रोजन एटम को रखा इस तरफ तो मैंने देखा कि जो नाइट्रोजन है इट इज़ हैवियर दैन दैट ऑफ कार्बन 12, ठीक है। कार्बन के जो 12 पार्ट्स थे उनसे जो नाइट्रोजन है वो हैवी है। तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर एक यूनिट रखा, फिर दूसरा यूनिट रखा। जैसे ही 2 यूनिट इसके ऊपर और रखे तो मैंने देखा कि दोनों तरफ जो हमारे पास बैलेंस है वो इक्विलिब्रियम में आ गया है, दोनों जो हैं वो इक्वल में हो गए हैं। तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल पार्ट्स हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, 14 पार्ट्स हो गए हैं, या हम उसको कह देंगे कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो कितना आ गया जी, 14 AMU। मतलब नाइट्रोजन का जो हमारे पास मैस है वो कितना आ गया है, 14 AMU, ठीक है। तो हमने ये मैस नाइट्रोजन का जो निकाला है वो कैसे निकाला है, वो हमने इसको रिलेट किया है विद कार्बन
12, ठीक है, कार्बन 12 के साथ रिलेट किया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास नाइट्रोजन का निकालना है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ कार्बन 12, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का आपने मास निकालना तो ये फार्मूला होगा उसका, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन की बजाय पहले कार्बन की बात करूं, तो कार्बन का जो मास अभी हमने देखा था 1 एटम का, तो वो 19.92 था, 10⁻24 था इन ग्राम, ठीक है। और 1/12 ऑफ कार्बन 12, अभी हमने ऊपर देखा कि जो 1/12 है, जिसको हमने 1 यूनिट कहा था या हमने इसको 1 AMU कहा था, इसका जो मास है वो हमारे पास 1.66 10⁻24 ग्राम था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे 1.66 10⁻24 लिखेंगे तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 19.92 को 1.66 से डिवाइड करेंगे तो कार्बन एटम का जो मास है वो आपके पास 12 आएगा। ऐसे ही आपने करना है, आपने नाइट्रोजन का मास जो है वो यहाँ पे ग्राम्स में लिखना है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का मास ग्राम में कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है प्लस 7 इलेक्ट्रॉन है और प्लस आपके पास जो है वो न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आप उन सभी के मैसेज को, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे मैसेज को, तो आपके पास नाइट्रोजन का मास आएगा इन ग्राम, ठीक है। फिर आपने उसको डिवाइड कर देना है 1.66 10⁻24 के साथ। तो जो आंसर आएगा, जैसे 14 आएगा, तो वो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास होगा नाइट्रोजन का, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का मास जो है वो आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था रिलेटिव एटॉमिक मास।